और आज जो हमारा टॉपिक है वो है बैक पेन के बारे में। तो बैक पेन जो है ये बहुत सारे किस्म के बैक पेन होते हैं और इसमें जो आफ्टर डिलीवरी भी जो है बैक पेन होता है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों के कॉल्स भी हैं। तो हमने सोचा कि आज डॉक्टर साहब को बुलाते हैं और डॉक्टर साहब से ज़रा इसके बारे में मालूमात करते हैं और जदीद तहकीकात आजकल क्या कह रही हैं इसके ऊपर, और जदीद रिसर्च के बाद इसका इलाज किस तरह से होता है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और साथ में एक और भी चीज़ है, वो ये कि आजकल आपको पता ही खाने पीने का जो हमारा रुझान है वो भी बहुत ही मिलावट और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अनबैलेंस फूड इस्तेमाल करने की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ और पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हमारे शो में आपको। और पिछली दफ़ा हमने नी पेन के बारे में बात की थी और आज हम बैक पेन के बारे में बात कर रहे हैं। ये अक्सर लोगों की, बहुत पहले होता था कि उम्र ज़्यादा होने के बाद बैक पेन होना, या वो आजकल बहुत यंग एज में जो है ख़वातीन मर्द ख़ास तौर पर जो है ना बहुत ज़्यादा ये मसला बढ़ता जा रहा है। ये वजह पहले तो हम बताएं कि क्या वजूहात हैं इसकी। देखें, जो बैक पेन है उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं जी। सबसे पहले तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे बहुत सारे ऐसे मरीज़ जो कि बैक पेन में मुब्तला थे, स्पेशली क्रॉनिक बैक पेन में महीनों से बैक पेन चल रही थी, सालों से बैक पेन चल रही थी। किसी को डिस्क का मसला था, किसी को मोरों का मसला जिसको आम लफ्ज़ों में लोग कहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल से दरपेश था लोगों को, और जिसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। और लोग जो हैं दवाई, पेन की दवाई लेते थे और पेन किलर लेके और ठीक हो जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेंटर शोर सेल ऑस्ट्रेलियन कराची स्टेम सेल क्लिनिक के अंदर इसका कामयाबी के साथ इलाज किया गया है। और बहुत से ऐसे मरीज़ जो नमाज नहीं पढ़ सकते थे, कुर्सी पे बैठकर नमाज़ पढ़नी पड़ती थी और झुक कर नहीं काम नहीं कर सकती ख़वातीन, और बहुत से ऐसे मरीज़ जो सजदा करना चाहते हैं ज़मीन पे, लेकिन उनको डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि सजदा नहीं करना है, नीचे बैठने से भी मना करते हैं। तो उन लोगों का हमने इलाज किया अल्हम्दुलिल्लाह जदीद तरीके से, और मोर देन 80% ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमारे सेटिस्फाई हैं ट्रीटमेंट से। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे सेंटर में गुज़िश्ता 4-5 साल से इस चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है। घुटनों के इलाज के साथ साथ ये बैक पेन और इस तरह की और बहुत सारी सर्वाइकल हो गया, बहुत सारी चीज़ों का हम इलाज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सक्सेस है इसमें हमारे पास। लेकिन बैक पेन के लिए मैं बताता चलूँ कि बैक पेन हर एज में हो सकती है। ठीक है, तो बैक पेन की कुछ बेसिक वजूहात डिस्कस करूंगा ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि बैक पेन की क्या वजह है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो आप लोग सब जो सुनने वाले उन्हें भी अंदाज़ा होगा, अक्सर लोग कहते हैं मेरे L4 L5 के मोहरे में मसला है, या L3 L4 में मसला है, या L5 S1 में मसला है, डिस्क का प्रॉब्लम है, कुछ लोग इसको मोहरे का प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो वो थोड़ा सा समझाना चाहूँगा, मॉडल भी लेकर आया हूँ ताकि लोगों को समझा सकूँ कि एक्चुअली है क्या चीज़। देखें, ये हमारा वर्टिब्रा है, वर्टिब्रल कॉलम है पूरा। इसके अंदर ये वर्टिब्रा होती हैं, बोन इसमें L1 L2 L3 L4 L5। ठीक है, मैंने स्पेशली लिख कर भी लेकर आया इसके ऊपर। इसके बीच में डिस्क मौजूद है, आप देखें हर एक के बीच में L1 L2 के बीच में एक डिस्क मौजूद है। इसी तरह सिमिलरली सब के बीच में एक डिस्क मौजूद है, और इसके पास से ये येलो कलर की जो चीज़ें हैं इन्हें रगें कहते हैं। आमतौर हम लोग नर्व्स कहते हैं, लोग इन्हें रगें या नसें कहते हैं। तो ये जो नसें हैं यहाँ से निकलती हैं, ये राइट साइड पे भी निकलती हैं, लेफ़्ट साइड पे भी निकलती हैं। तो राइट साइड से होती हुई पूरी टांग के अंदर जाती है। ठीक है, आप अगर गौर करें डिस्क में, इसमें कहीं कोई भी ऐसी जगह पे अगर ये डिस्क रप्चर हो जाए किसी भी रीज़न से, स्ट्रेसेस की वजह से, वीकनेस की वजह से, या एबनॉर्मल पोस्चर की वजह से अगर डिस्क रप्चर हो जाए, स्पेशली ये अगर आप देखें L4 L5 के बीच में मैंने ये रेड कलर के स्पेशली मार्क है। अगर आपका कैमरा जूम कर सकता है तो ये चीज़ देखें, ये जो रेड है इसका मतलब क्या है कि डिस्क का मटेरियल इसके अंदर से निकल कर बाहर आ गया। अच्छा, अब ये जब मटेरियल बाहर आ जाता है, इसी को लोग मोहरा भी कहते हैं आमतौर पे। तो ये क्या हुआ जी, L4 L5 के बीच में से हमारी डिस्क जो है वो बाहर आ गई है। ठीक है, अब ये डिस्क जब यहाँ से बाहर आ जाता है, इसका ये मटेरियल हमारी इस रग को दबा देता है। ठीक। जब ये रग दबती है तो जब ये रग जब दबेगी तो इसका जो फीलिंग्स हैं, जो पेन है, वो यहाँ से होती हुई पूरी लेग में आएगी, और पेशेंट फील करेगा कि कुछ लोगों को बैक पेन होती नहीं है, सिर्फ टांग में दर्द जाती है। तो हम उन्हें कहते हैं नहीं आप अपनी कमर का एक्सरे कराएं, कमर की कोई चीज़ कराएं, लेकिन लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी तो टांग में दर्द है। टांग में नहीं होता, कमर से आ रहा है। बेसिकली वो यहाँ से, अगर मैं कहूँ यहाँ पर स्विच है तो यहाँ से देखें कोई सा भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन प्लेस L4 L5। इसके बाद L5 S1 भी है, लेकिन सबसे कॉमनेस्ट ये है, कहीं भी डिस्क गड़बड़ कर सकती है।
बहुत से मरीज ऐसे भी हैं जिनको मल्टीपल डिस्क का प्रॉब्लम होता ठीक है। तो मल्टीपल जगहों पे प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम। तो ये डिस्क का ऐसा मसला हो जाता है कि वो क्रॉनिक हो जाता है और पेशेंट ठीक नहीं हो पाता। दर्द की दवाइयाँ लेता है, दर्द की दवाइयों से कुछ अरसे के लिए आराम आता है और फिर दोबारा उससे उसी पेन में मुब्तला हो जाता है। थोड़ी देर के बाद आराम। अब ये एक वजह तो ये होगी कि कुछ मरीज हमारे ऐसे हैं जो L4 L5 के मरीज हैं, L5S1 के मरीज हैं या मल्टीपल डिस्क के मरीज हैं। ठीक। अच्छा, इसके अलावा जो पेन है और भी वजूहात हैं। दूसरी वजह क्या हो सकती है? अच्छा, ये जो डिस्क के प्रॉब्लम की है ना, मेनली ये होता है एज 35 से 40 के बीच में। ठीक। इसके बीच में आमतौर पर डिस्क का ये कॉमन इंसिडेंस है, डिस्क का प्रॉब्लम। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें, ये इतने जोड़ हैं अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं पूरे स्पाइन के अंदर। देखिए आप कितने ये जॉइंट्स हैं, इतने जॉइंट्स बने हुए हैं। तो ये जॉइंट्स के अंदर चिकनी हड्डी मौजूद होती है ना, जैसे घुटने में मैंने अर्ज किया था लास्ट टाइम चिकनी हड्डी होती है, ऐसे ही इन मल्टीपल जॉइंट्स के अंदर चिकनी हड्डी होती है। तो ये ओल्ड एज जब 50 से अबव एज हो जाती तो अक्सर लोगों की ये जो चिकनी हड्डी है यहाँ की वो भी ख़राब हो जाती है। जब ये इन जॉइंट्स की चिकनी हड्डी ख़राब हो जाती है तो अक्सर क्या होता है, पेन यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा होता है। ठीक है, पेन यहाँ से भी ओरिजिनेट कर सकता है। तो दूसरी पॉसिबल कॉज क्या हो गई कि यहाँ पर आर्थराइटिस हो गया। ये जो फैसेट जॉइंट हम कहते हैं अपने लफ्ज़ों में, तो ये जो जोड़ है मुख्तलिफ हड्डी के, यहाँ पर क्या हो गया, आर्थराइटिस हो गया। ठीक है, दूसरी पॉसिबल रीज़न ये हो गई जो आर्थराइटिस। तीसरी क्या होती है, जब इतने जोड़ अल्लाह ने बनाए हैं तो इन जोड़ को सपोर्ट करने के लिए अल्लाह ने हमें सॉफ्ट टिश्यूज़ दिए। ठीक है, हमारे लफ्ज़ों में लिगामेंट्स कहते हैं, आम लोग जो हैं इसे सॉफ्ट टिश्यू के नाम से जानते हैं कि सॉफ्ट टिश्यू हैं। तो वो लिगामेंट्स इन सबको आपस में जोड़ के रखते हैं, जोड़ों को। लेकिन उन लिगामेंट्स के अंदर भी क्या होता है कि सेंसेशन जो है ना, अगर वो लिगामेंट स्ट्रेच हो गए या लिगामेंट्स टॉर्न हो गए या वो लिगामेंट्स जो है हील नहीं हो रहे, किसी की वजह से इंजर्ड हो गए, तो हो सकता है कि वो जो पेन है उसकी वजह उन लिगामेंट से आ रही हो। अच्छा, तो तीन पॉसिबल रीजन मैंने अभी तो बताई। पहली पॉसिबल रीजन क्या, डिस्क से पेन आ सकता है। ठीक है। दूसरी उसके जोड़ों के अंदर से जो जॉइंट्स हैं मल्टीपल, इनसे आ सकता है। तीसरी पॉसिबल रीजन जो लिगामेंट्स हैं पूरे स्पाइन पे अटैच हैं लिगामेंट्स, वहां से पेन आ सकता है। तीन पॉसिबल रीजंस तीन हैं। इससे आगे अगर और रीजंस की बात करें तो वो डेंजरस रीजन है कि ये जो एरिया है आपका, ये जो डिस्क, ये जो बोन है, हो सकता है कि एज की वजह से बोन में से जो विटामिन्स हैं, विटामिन डी है या जो उसका बोन का जो मटेरियल है, हम आमतौर पर उसे बोन मास कहते हैं, वो कम हो गया। तो लोग इसे कहते हैं हड्डियां भुरभुरी हो गई, भुरभुरी हो गई। हम लोग कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस। तो उस वजह से कुछ लोगों को ओल्ड एज में पता भी नहीं चलता कि ऑस्टियोपोरोसिस अंदर क्या चल रहा है। उस वजह से क्या होता है, जब ये बोन वीक हो जाती है तो ये बोन जो है पूरी आपस में यूं कोलैप्स कर जाती है। अच्छा, ये पूरी कोलैप्स कर जाती है। कोई भी कोलैप्स, 2-3 भी कोलैप्स हो सकती हैं, कोई एक भी कोलैप्स हो सकती है। तो वो हम कहते हैं कि वो ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर हो गया एक तरह से, जिसकी वजह से क्या हुआ, हो सकता है पेन वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। और पॉसिबिलिटी क्या है कि खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर या कोई कैंसर इस बोन के अंदर तो नहीं है। तो ये जो 5-6 पॉसिबिलिटीज मैंने बताई हैं, तो इसकी डायग्नोसिस कौन करेगा? इसकी डायग्नोसिस एक ऑर्थोपेडिक ट्रेन सर्जन ही कर सकता है। तो अगर आप, पेशेंट का क्या बिहेवियर है, पेशेंट को बैक पेन होती है, वो अपने क्लिनिक्स पे जाते हैं और क्लिनिक से 2 दवाई लेते हैं और एक इंजेक्शन लगवा लेते हैं और इंजेक्शन से उनकी पेन में कमी आ जाती है। ब्रेक का टाइम है। वापस आने के बाद एक तो वो जो आफ्टर प्रेगनेंसी भी बहुत सारे लोगों को शिकायत आती है फ़ोन पे हमारे पास, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। बाकी आप जो कंटिन्यू करना चाहें, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पर डिस्कस हो रही है, बैक पेन के ऊपर बात हो रही है और आपको बहुत ही डिटेल में जो है डॉक्टर साहब ने बताया। और अब आगे इसके सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बैक पेन बेसिकली होता क्यों है और इसके बारे में और कुछ डिटेल जो है। जी, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि कुछ वजूहात हैं, मरीज़ों को मालूम नहीं होती, वो सिंपल इंजेक्शन लगा लेते हैं और पेन उनका वक्ती तौर पर ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ अरसे बाद फिर दोबारा दर्द हो जाता है और इवन बीमारी जो है बढ़ना शुरू हो जाती है। तो हमारे सेंटर श्योर सेल ऑस्ट्रेलियन कराची स्टेम सेल क्लिनिक में पेशेंट जब आता है तो हम उसको सबसे पहले, अच्छा नंबर भी चल रहा होगा डॉक्टर साहब का क्लिनिक का, अगर आपने कुछ मालूमात करनी है तो आप उस पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। उसका सबसे पहले हिस्ट्री, डिटेल एग्जामिनेशन और फिर एक्सरे, फिर उसका MRI। ठीक है, क्योंकि हमें इस बात को कंफर्म करना होता है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। क्या पेन उसे डिस्क का पेन है, क्या पेन उसको कहीं बोन कोलैप्स होने का पेन तो नहीं है। 4-5 वजूहात भी बता दी। किसी किस्म का भी है तो उसमें हमें डायग्नोसिस में ज़रूरी होता है उसको डायग्नोस करें।
अब डायग्नोस करने के बाद हम उन्हें जनरल ट्रीटमेंट पहले ऑफर करते हैं। जनरल ट्रीटमेंट में क्या होता है, कुछ ऐसी एहतियातें हैं जो उन्हें करनी चाहिए। एक तो ये है कि ज़मीन पे नहीं सोना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ज़मीन पे सोने से हमें एतराज़ नहीं, जब ज़मीन से उठा जाता है तो ये जो स्पाइन के सारे मसल्स हैं ये सारे पुल अप हो जाते हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से स्पैज़म होता है और डिस्क पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, नंबर 1। दूसरा जो है, जो बिस्तर है उनका हार्ड बिस्तर होना चाहिए, यानी या तो ऑर्थो मैट्रेस होना चाहिए या फिर तख्त के ऊपर रुई का गद्दा बिछा कर सोएं। डॉक्टर साहब मैं, हाँ ये एक मैं सवाल, अच्छा हुआ आपने बात की। मैं तकरीबन कोई 5-6 साल से ये जो एक मेडिकल बेड, वो जो गद्दा आता है, जी हार्ड होता है, वो हार्ड होता है, तो वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो मुस्तकिल हम बिल्कुल वो इस्तेमाल करें। कुछ दिन अनकंफर्टेबल अब मैं नरम गद्दे पे सोता हूँ ना, तो मेरे जिस्म में उल्टा दर्द होने लग जाता है। देखिए, जो आपकी बोन की जो एनाटमी है ना, वो है इस तरह कि थोड़ा सा इसको अपने एंगल में रहना चाहिए। तो हार्ड बिस्तर पे बोन की जो स्पाइन की एनाटमी है वो अपने एंगल में रहती है, इसकी वजह से अक्सर पेशेंट की पेन में कमी हो जाती है। दूसरा, कुछ लोगों को उल्टा सोने की आदत होती है, तो वो भी मैं प्रोहिबिट करूंगा, बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना चाहिए। इसके अलावा अपनी रूटीन बना लें, डेली आधा घंटा गर्म सिकाई करके, कमर या सर्वाइकल, गर्दन, किसी चीज़ का प्रॉब्लम है तो डेली आधा घंटा सिकाई करके सोएं, गरम से सिकाई करके सोएं। ये बेसिक। और ख़ास तौर पे सफ़र जो है, अगर रिक्शा मोटरसाइकिल का सफ़र करते हैं, कोशिश है अगर अवॉइड हो सके, अगर नहीं हो सकता तो एक ख़ास बेल्ट होता है, हम लंबोसैक्रल कॉर्सेट कहते हैं, वो बेल्ट स्पाइन पे लगा के सफ़र करें अगर मजबूरी में। हर कोई अवॉइड नहीं कर सकता ये सफ़र। अच्छा, अब इन चीज़ों से अगर पेन कंट्रोल नहीं होती और थोड़ी फिजियोथेरेपी में हम हेल्प करते हैं, तो फिर हम लोग उन्हें जदीद ट्रीटमेंट भी ऑफर करते हैं। देखें, जदीद ट्रीटमेंट में लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था मैंने, PRP ट्रीटमेंट। PRP, हाँ। अब कम टाइम है तो इसलिए बताना चाहूँ, PRP ट्रीटमेंट में हम पेशेंट का ब्लड लेके उसमें से ब्लड को सेपरेट करते हैं और उसमें से प्लाज्मा अलग कर लेते हैं। तो इसी तरह हम PRP अपने पास हाईली स्टेलाइज्ड कंडीशन में बना लेते हैं। ठीक है। वही PRP का जो इंजेक्शन है, हम समझ लीजिए कि इस डिस्क पे लगा देते हैं। अच्छा, डिस्क पे लगा। तो वो जो इंजेक्शन है उस डिस्क पे जाके इस डिस्क की जो प्रॉब्लम है, जो भी सूजन है, उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है। तो आप ही पेशेंट के ही ब्लड से लिया गया है वो, तो ये एक नेचुरल वे हो गया। तो नेचुरल वे हो गया ट्रीटमेंट का, ठीक है। इसके अलावा जिस जॉइंट से भी पेन ओरिजिनेट हो रही है, जैसे मैंने कहा, कोई रीज़न मल्टीपल फैसेट जॉइंट हो सकते हैं, मुख्तलिफ उनके ये जो जोड़ हैं, मुख्तलिफ जोड़ों में तकलीफ हो सकती है, तो उन्हीं फैसेट जॉइंट्स के अंदर हम इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है। देखिए, इन इंजेक्शंस की टेक्निक जो है, मैंने एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन मैंने डॉक्टर पीटर से सीखी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से शॉर्ट सेल्स के ओनर हैं और जिनका क्लिनिक पाकिस्तान भी आ चुके हैं। जी आपके शो में भी आ चुके हैं। तो उनसे वर्कशॉप उनके साथ की है, उनके साथ ट्रेनिंग ली है, तो उन्होंने आइडियाज़ बताएं कि किस तरह लगाया जाता है। तो ख़ास तौर पे ख़ास टेक्निक के साथ इन फैसेट्स के अंदर हम इंजेक्शंस लगाते हैं PRP के। तो ये जो फैसेट्स की जो चिकनी हड्डी है, ये भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा प्लस क्या करते हैं, जितने भी लिगामेंट्स होते हैं यहाँ पे, जितने भी लिगामेंट्स लगे होते हैं, उनको भी इंजेक्ट करते हैं, मल्टीपल इंजेक्शन करते हैं। अब मल्टीपल इंजेक्शन से क्या होता है, उसके अंदर हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तेज हो जाता है, और वो जो लिगामेंट्स हैं अपनी जगह पर हील होना शुरू हो जाती है। कुछ बेसिक मेडिकेशन जैसे कि पैनाडोल या सिंपल मेडिकेशन हम देते हैं पेशेंट को। ऐसी मेडिकेशन नहीं देते जो उनके मैदे पे प्रॉब्लम करे, जो उन्हें किडनी पे प्रॉब्लम करे, या उन्हें क्रॉनिक उसमें रहना पड़े प्रॉब्लम के साथ। तो इसी तरह इसके सेशंस अब कितने होते हैं, कुछ पेशेंट्स को 2 सेशन में फ़ायदा हो जाता है, कुछ पेशेंट को 3, डिपेंड करता है डिजीज़ की कंडीशन कितनी है। कुछ पेशेंट को सिंगल डिस्क की डिजीज़ होती है, कुछ पेशेंट को मल्टीपल डिस्क की डिजीज़ होती है, मल्टीपल डिस्क इन्वॉल्व होती है। जब मल्टीपल डिस्क इन्वॉल्व होंगी, उसमें ऑपरेट करना बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये पूरा स्पाइन जब आप काटेंगे तो पूरा ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो और ये भी देखें कि डिस्क कितना करीब है इस रग के। तो अगर डिस्क यहाँ से किसी ने काटी तो यहाँ करीब में बिल्कुल ये रग मौजूद है। अगर ये रग को इंजर्ड हो गई तो पूरा जो लिम्ब है आपका पैरालाइज हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि उस वक्त तक सर्जरी नहीं करनी जब तक बहुत ज़्यादा हाई रिस्क ना हो या बहुत शदीद किस्म की हाई डिस्क ना हो। तो इसीलिए हमने ये ट्रीटमेंट नया शुरू किया है। अब ज़रा वो जो इंजेक्ट डिलीवरी के टाइम पे जी इंजेक्ट अक्सर पेशेंट ख़वातीन स्पेशली जब मेरे क्लिनिक में आती हैं,
वो कहती हैं कि डिलीवरी के वक्त जब हमें इंजेक्शन लगा है कमर में, उसके बाद हमें ये बैक पेन शुरू हो गया है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि वो, बल्कि क्लियर करना चाहूँगा सबको कि वो बैक पेन उस इंजेक्शन की वजह से नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। जब इंजेक्शन लगा है आपको कमर में तो आपके नीचे का धड़ पूरा सुन हो गया, ठीक है। सुन होने के बाद ये पूरा बेजान हो गया। लेकिन ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन आपका कंप्लीट हो गया, जब आपको शिफ्ट किया गया तो उसके दरमियान में हो सकता है आपके ये जो पूरा स्पाइन है उसकी मूवमेंट कुछ गड़बड़ हो गई हो, कुछ आपके लिगामेंट्स इंजर्ड हो गए हो, ठीक। और उसके दरमियान में हो सकता है आपकी डिस्क पर ज्यादा जोर आ गया, क्योंकि ये चीज आपकी बेजान है। तो ये डिपेंड करता है शिफ्ट करने वालों ने किस तरह आपको उठा के शिफ्ट किया है दूसरी जगह पे। ये भी मैं चाहूंगा कि बाकायदा हमारी फीमेल को अवेयर होना चाहिए कि ड्यूरिंग शिफ्ट आपका दर्द तो बिल्कुल वो है, सुन हुआ आपको तो नहीं पता, तो आपने उन्हें कहना है कि हमें एहतियात से शिफ्ट करें। ऐसा नहीं उठा के चादर उठाई और उठा के ऐसे करके शिफ्ट कर दिया, ऐसा नहीं। क्योंकि स्पाइन पे जब जोर आ जाएगा, आपको समझे कि ये तो आप तो अपने सेल्फ नहीं होल्ड कर पा रहे ना, तो अगर स्पाइन पे जोर आ जाएगा तो इस जोर की वजह से क्या होगा, उनकी डिस्क हिल सकती हैं, उनके लिगामेंट्स टॉर्न हो सकते हैं, लिगामेंट्स में इंजरी हो सकती है, और उस वजह से उनको पेन परसिस्ट करता है। जो है कि उस वक्त इंजेक्शन के बाद उनको जब शिफ्टिंग करना है, शिफ्ट करें तो बहुत ही एहतियात से शिफ्ट करें, यानी कि उससे पहले बता देना चाहिए, डॉक्टर्स को भी बताना चाहिए, और खुद आजकल लोग एजुकेटेड हैं, उन्हें भी बताना चाहिए शिफ्टिंग करने वालों को, क्योंकि टाइम इतना होता है, सब लोग जल्दी जल्दी शिफ्टिंग कर रहे होते हैं, तो शिफ्ट में बताना चाहिए कि भाई शिफ्ट करते हुए एहतियात से करना है। तो इसीलिए लोग जो हैं, जो फीमेल खवातीन हैं, वो समझती हैं कि नहीं मुझे जो इंजेक्शन लगा था ना उस वजह से वो पेन हुआ है, और आप डॉक्टर साहब तो और इंजेक्शन लगा रहे हैं तो और पेन ना हो जाए। तो इसीलिए मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि वो पेन उस इंजेक्शन का पेन नहीं है, वो जो पेन है बेसिकली शिफ्ट करने की वजह से जो आपके लिगामेंट्स या जो आपकी डिस्टर्बेंस हुई है स्पाइन में। जो बहुत अच्छा मतलब ये मैं समझा कि कमर से नीचे का हिस्सा जब इंजेक्शन लगाते हैं तो पूरा जिस्म यानी कि वो नीचे वाला हिस्सा बेजान हो जाता है, और जब बेजान होता है तो गलत तरीके से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे तो जाहिर बात है वो पूरा जोर जो है ना कमर की डिस्क के ऊपर पड़ता है, तो फिर ये जो दर्द है ये हमेशा के लिए जो है ना इंसान के साथ साथ चल रहा होता है, चल जाता है। ये एक मेजर प्रॉब्लम होती है जो कि पहले से डॉक्टर्स को यानी कि वहाँ के जो मेडिकल स्टाफ है उनको भी अवेयर, हम तो खैर अवेयरनेस देते हैं, हमारी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, वो भी अवेयरनेस अच्छी देती हैं कि शिफ्ट करते वक्त ख्याल करें। इवन मैं भी ऑर्थोपेडिक जब ऑपरेट करता हूँ तो मैं भी उसमें भी शिफ्टिंग का ख्याल रखता हूँ पेशेंट को कि शिफ्ट है, क्योंकि हमारा भी आमतौर पर ऑपरेशन जो है हम शिफ्ट इंजेक्शन लगा के कमर में करते हैं, तो उसमें भी शिफ्टिंग में ये इशू ना हो बाद में, क्योंकि पेशेंट तो समझेगा ना कि मेरा जो इंजेक्शन लगा था उस वजह से मेरी कमर में दर्द है, इसके पहले मुझे कभी नहीं था, लेकिन एक्चुअल कॉज जो होती है वो शिफ्टिंग कॉज होती है जिसकी वजह से तकलीफ होती है। तो इसी तरह मैं अर्ज करूँगा कि हमारे पास आएँ, अपनी प्रॉपर डायग्नोसिस कराएं, और ये जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है जिसे हम PRP कहते हैं, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, इसके अलावा प्रोलोथेरेपी दूसरा ट्रीटमेंट है साथ में, जो हम दोनों को मिक्स करके करते हैं, वो कराएं, और इस चीज़ से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करें, ताकि आपको जो है हम वक्त पर ट्रीटमेंट दे सकें, इससे पहले कि आपकी बीमारी जो है और ज़्यादा लेट होती जाए। अच्छा, एक सेशन होता है, फिर सेकंड होता है, फिर थर्ड होता है ना, किसी का आपने बोला कि पहले या दूसरे सेशन में ही बंदा सही हो जाता है या तीसरे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन एक सेशन जो है दूसरे सेशन के दरमियान कितने दिन का वक्फा? देखिए कम से कम हम 1 मंथ का वक्फा लेते हैं। एक दफा आपने ट्रीटमेंट की और 1 महीने का जो गैप होता है, ताकि वो अपना जो आपने इंजेक्ट किया है, जो भी किया है, उसका असर पूरा हो जाए। जी। उसके बाद 1 महीने के बाद 1 महीने का गैप इसलिए भी ज़रूरी है कि नेचुरल एक लिगामेंट्स की हीलिंग का टाइम 6 वीक्स है ऑलमोस्ट। अच्छा, ठीक है। तो हम 4 to 6 वीक वेट करते हैं कि हमने जो इंजेक्ट किया है, जो भी हमने एक रीजनरेटिव ऑर्थोपेडिक स्टार्ट की इसके लिए, तो वो कितना टाइम ले रही है, वो 6 वीक या 4 वीक हम उसे देते हैं। ठीक है। जब सेकंड विजिट पे पेशेंट आता है, उसे दोबारा जीरो से एग्जामिन किया जाता है कि उसके जो टेंडर स्पॉट्स हैं, जहाँ जहाँ उसको पेन थी, वो पहले मार्क कर चुके होते हैं। हमने अपने पास नोटिस किया होता है कि इसके भाई 30-15 टेंडर स्पॉट्स हैं जहाँ पे हमने इंजेक्ट करना है। तो उन स्पॉट अब देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ में उसके कितने बाकी रह गए। हो सकता है नेक्स्ट मंथ में उनके सिर्फ 4 बाकी रह गए, हो सकता है उनके नेक्स्ट मंथ में 6 बाकी रह गए या ज़्यादा बाकी रह गए। जितने भी रह जाते हैं तो दोबारा हम एग्जामिन करके उन्हीं टेंडर स्पॉट्स पर इंजेक्शन हम लगाते हैं, ताकि जो है उनको बेहतरी आ सके। यानी कि अगर सेशन बढ़ता जाए तो 1 महीना के बाद बुलाते हैं या फिर 1 महीने बाद? और हमेशा 1 महीने का गैप देते हैं। तो आमतौर पे अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 सेशन के अंदर पेशेंट बहुत इंप्रूवमेंट फील करता है। जी डॉक्टर साहब, क्लोजिंग होने जा रही है, ब्रेक खत्म होने जा रहा है, तो ये सामने कैमरा है, जरा मैसेज। मैसेज तो ये है कि जितनी भी बीमारियां हैं हमारे पास, अल्लाह ताला ने सबका इलाज किसी न किसी तरीके से दिया है, और ये हम लोग हैं जो इसको नए से नए तरीके से हमें ज़रिया बनाया है, नए से नए तरीके से नई जदीद
टेक्नोलॉजी लेकर आएँ और इसका इलाज हम दरियाफ़्त करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो हैं कमर की जो तकलीफ़ में मुब्तला मरीज़ हैं वो बेफ़िक्र हो जाएं और इसका अपना इलाज कराएं, हमारे सेंटर पे आएँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपको ज़रूर शिफा हासिल होगी। बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और बहुत ही कारआमद मालूमात आपने दी। थैंक यू। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता है।